नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 में हम आज लेकर के आए हैं पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। आंचलिक कथाकारों में बड़े महत्वपूर्ण कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है पहलवान की ढोलक। तो आइए, पहलवान की ढोलक पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च सन 1921 में औराही हिंगना जिला पूर्णिया, जिसे अब अररिया के नाम से जाना जाता है, बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल। मैला आंचल इनका वह उपन्यास है जिसे आंचलिक उपन्यासों में प्रथम और बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानी संग्रहों की बात करें तो ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये इनके कहानी संग्रह हैं। ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये इनके संस्मरण हैं। नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्टाज है। और इनका समस्त साहित्य रेणु रचनावली के नाम से 5 खंडों में संकलित किया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का निधन 11 अप्रैल सन 1977 में पटना में हुआ। एक जगह रेणु जी कहते हैं, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की पंक्तियां हैं। कहना चाहते हैं कि कुछ पात्र जिन्हें कहानीकार गढ़ने का प्रयास करता है, वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अपनी विशेषताएं लेखक की कलम से लिखवा लेते हैं। उनके लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। 1954 में, ये ध्यान रखने की बात है, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यास और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात लेखक के बारे में बताई गई है। इन्होंने मैला आंचल जैसे ही 1954 में प्रकाशित कराया तो उस मैला आंचल में किसी नायक का स्थान उन्होंने लोक अंचल को ही प्रदान कर दिया। किसी ग्रामीण इलाके में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कैसी उनकी भाषा है, कैसी उनकी ठिठोली है, कैसे उनके तीज त्योहार है, किस तरह का वार्तालाप वे लोग करते हैं, कैसा व्यवहार है, दिल से कितने साफ हैं,
किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, उनमें बिना किसी लाग लपेट के रेणु जी ने उन्हें ज्यों का त्यों अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में दर्शा दिया है, और यही उनकी एक बड़ी विशेषता निकल करके सामने आई। लाल पान की बेगम या पहलवान की ढोलक या ऐसी ही पंचलैट जैसी कितनी ही कहानियाँ रेणु जी की, या मेला आंचल स्वयं, ये उपन्यास भी उनकी आंचलिकता की कथा कहता है। उन्होंने जैसा देखा अंचल में, वैसा ही व्यक्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। भाषा की सार्थकता कब है? हम हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी भाषा में जब तक उसकी बोलियों का पुट नहीं दिया जाएगा, जब तक उसकी बोलियां उसमें समाहित नहीं होंगी, तब तक उस भाषा का आनंद आप संपूर्णता के साथ नहीं ले सकते। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता रखती है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है, बहुत कम दिखाई देता है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और उसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। एक व्यवस्था है जो उसकी कला को बहुत महत्व देती है, और जैसे ही व्यवस्था बदलती है, पहलवान की कला महत्वहीन हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। भारत की विशेषताओं में आती है पहलवानी, लेकिन जैसे ही उस पर इंडिया हावी होता है, नई सोच हावी होती है, यूरोपीय संस्कार हावी होते हैं, तो भारत का प्रतिनिधि कलाकार लुट्टन सिंह महत्वहीन हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है, और उसे बेचारे को बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने गांव जाने को मजबूर होना पड़ता है। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, जिंदा रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुकापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? व्यवस्था बदली तो कला का महत्व बदल गया, तो क्या हम ये माने कि व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, कला महत्वपूर्ण नहीं है? क्या कलाओं को व्यवस्थाओं का मुखापेक्षी होना पड़ेगा, उनका मुख देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्या
उनका स्वतंत्र मूल्य कोई नहीं है। कला को कला के लिए पहचाना जाना चाहिए, ना कि व्यवस्थाओं के अदलने बदलने के हिसाब से उसको मूल्यहीन बना देना चाहिए। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है, उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। आप गांव में जाके देखेंगे कितनी ही कलाएं आपको बिखरी दिखाई देंगी, उनको सहेजने वाला, उनको समेटने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। उन कलाओं को किस तरह हम सहेजें, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां उनसे परिचित हो सकें, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। व्यवस्था को, कला को स्वतंत्र छोड़ने की आवश्यकता है। व्यवस्थाएं बदलने के साथ कला का महत्व नहीं बदलना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज इतना ही। हम पढ़ रहे हैं पहलवान की ढोलक, जिसमें लुट्टन सिंह पहलवान के जीवन के माध्यम से, उसके जीवन में आए उतार चढ़ावों के माध्यम से लोक संस्कृति और लोक कलाओं की बात की गई है। इस की अगली कड़ी में हम पहलवान की ढोलक का मूल पाठ, जिस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ को लिखा है, उसमें बिना किसी फेरबदल के आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। उसका कारण एक ये भी है, हम उसका सार भी दे सकते थे, लेकिन साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, उसमें रुचि जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी रचना को उसके मूल रूप में पढ़ें। तो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे पहलवान की ढोलक का मूल पाठ। आज इतना ही। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।